हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमारा दूसरा पेपर है ईपीएफओ का। तो 2017 में हुआ था, 26 फरवरी 2017 को। आइए देखते हैं इसके पार्ट ए में क्या दे रखे हैं। कुछ सिनोनियम्स आपसे पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल का सिनोनियम क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है जो बहुत ही मूलभूत सा होता है, बेसिक। तो फंडामेंटल का मतलब जैसे कहते हैं फंडामेंटल राइट है, ऐसे ही फंडामेंटल मतलब जरूरी जैसी कोई चीज़ हो जाती है तो वो असेंशियल ही होगा। प्रोडक्टिव तो आपका समझते ही हो आप लोग की, कोई उत्पादक कह सकते हो, या पढ़ते टाइम पे आप कह देते हो कि बड़ा प्रोडक्टिव आवर निकले हैं, 4-5 घंटे पढ़ लिए हैं। सक्सेसफुल का मतलब सफल होता है। इफेक्टिव का मतलब बड़ा ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या? हैकनीड। इसका मीनिंग होता है यूज टू हो जाना। आप किसी चीज़ से बोर हो जाते हो, एक ही प्रकार का कोई जोक मारता रहता है, डायलॉग मारता रहता है, तो उससे आप लोग बड़े यूज टू हो जाते हो। तो इसका बिल्कुल सेम सेम सा वर्ड है जो घिसावट या घिसा पिटा जो होता है ना, वो आपका होता है क्लिच्ड। बाकी तो इनडिफरेंट है। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब होता है जो हमेशा ख्वाबों ख्यालों में रहता है। इम्प्रेसिव आपको पता ही है, प्रभावी होता है। और जो इनडिफरेंट जो होता है आपका, ये बेसिकली रहता है जो उदासीन टाइप का होता है। जैसे पीएच वैल्यू आपका 7 वाला कह सकते हो आप। इमैकुलेट का मतलब क्या होता है? इमाकुलेट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, एकदम दाग रहित। कहते हैं ना कि इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो दाग रहित का मतलब स्पॉटलेस, एक ही जैसी चीज़ हो, मतलब निर्मल काया जिसकी कहते हैं ना भगवान, शुद्ध प्योर जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली क्लीन इमाकुलेट होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है हमारा। अच्छा, ये एंटोनियम आपसे पूछे। एनिमी जो होता है ना, अब आपको सबको पता है एनिमी दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। तो इसी जैसे ही वर्ड है ये, एनिमी से ही रिलेट कर सकते थे आप लोग, ठीक है ना। एनमिटी लिखा है यहाँ पे, तो ये आपका जो है ना, इसका उल्टा होगा एमिटी, यानी कि जो बहुत प्यार से रहते हो, जो एकदम आस पास के ही हो, ठीक है। अच्छा, अगला जो आपसे एक वर्ड है, इसका ये भी एंटोनियम ही आप लोगों से पूछा है। एक जो जिसकी कोई इच्छा नहीं होती ना, उस पर्सन को आप लोग ना रिकैलुटेंट के नाम से जाना करते हैं। और ये इसका उल्टा होगा एगर। एगर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इच्छा होना। जैसे मुझे मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए मैं बड़ा एगर हूँ, मतलब उत्सुक हूँ या इच्छुक हूँ कह सकता हूँ। क्वीर। क्वीर क्या होता है? क्वीर का मतलब होता है जिसके बारे में आप प्रॉपर कुछ कह नहीं सकते हो। ये वर्ड ना हरियाणा के एक बन्ना वाली नाम की जगह है, जहाँ पे एक विचित्र पशु की आकृति मिली है। तो जब आप हरियाणा जी के इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो ये वर्ड आपके आगे दिखाई देगा, क्वीर। क्वीर बड़ा अजीब सा, उबड़ खाबड़, जिसको कोई आप प्रॉपर मीनिंग नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। और क्वीर का जो एंटोनियम दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे हमारे, वो क्या रहेगा? वो आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, कस्टोमेरी, ठीक है ना। ये एक विशिष्ट रहता है, विचित्र नहीं रहता है। बाकी तो स्ट्रेंज है, निम्बल है, एवरीडे है, ये अलग है। निम्बल का मतलब होता है बहुत तेज तरार पर्सन, ठीक है। जैसे चीते को निम्बल कहा करते हैं, फुर्तीला कह सकते हो एक प्रकार से। Which one of the following part of the sentence, as you know that the ignorant are easily duped, has an error? तो इसमें कौन सा आपका पार्ट है उसके अंदर एरर होगा? तो जो द इग्नोरेंट होता है, इसके आगे आप लोगों को जो है ना, द इज नॉट यूज्ड और omitted बिफोर नेम्स, तो ये द नहीं मतलब यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ये आर्टिकल मतलब द यूज़ नहीं होता। दैट इग्नोरेंट ही आप लगाते तो भी चल सकता था, ठीक है। फिर आपसे एक सवाल पूछा है, एक लाइन है आपकी, आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ एन एरर आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा? आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है आपका, ठीक है ना। ब्रोट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है टू मूव समथिंग और एन अर्लियर डेट और टाइम के लिए होता है, जो प्रेजेंट के लिए जो है ना वो ठीक नहीं माना जाता है। इसके लिए आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रोट हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसके लिए इसका ठीक जो ऑप्शन है ना, वो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस डोंट आस्क हिम हाउ ही इज, बिकॉज इफ ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम हैज एन एयर। तो ये क्या ठीक रहेगा? गेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे गेट ऑफ का मतलब होता है काम से ज़्यादा, काम से आधिकारिक छुट्टी मिलना, जैसे काम के लिए ही छुट्टी मिलना कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट के लिए ठीक नहीं है, गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना। तो यहाँ पे आपके लिए जो है ना, यहाँ पे गेट रिड ऑफ रहेगा, क्योंकि बीमारी से आप लोग हमेशा छुटकारा पाते हो, ना कि गेट ऑफ लेते हो। तो गेट ऑफ का मतलब तो क्या होता है कि मर्जी के लिए छुट्टी लिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, बीमारी से छुटकारा ही पाना चाहते हो आप लोग। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, गेट रिड ऑफ आना चाहिए।
अगला है कि नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो ये क्या रहता है, इसके लिए देखो नर्सरी नहीं कहते, क्रैच कहते हो। छोटे बच्चों के लिए आप लोगों को खेलने वाली जो जगह है ना, शिशु सदन। एकदम सिंपल सा सवाल था, बी ऑप्शन सही रहेगा। और इसके अलावा जो है ना आपका अगला जो क्वेश्चन आपका क्या ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर जो रहेगा हमारे पास में, अच्छा यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारे पास में, ठीक है ना, इम्प्रेगेबल। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। इसका मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, अभेद जिसको आप लोग कहोगे। इम्पॉसिबल तो असंभव हो गया है, या इम्पेरोएबल का मतलब होता है असंभव होता है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, टेक अ सीट, टेक ए शीट, वांट यू। तो क्वेश्चन टैग जो होता है ना, इसके लिए सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन टैग बनाने में मेन वर्ब का यूज़ कभी करते ही नहीं है। क्वेश्चन टैग जो है ना नेगेटिव होता है, तो जो आपका पूरा सेंटेंस है ना, तो यदि वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेक अ सीट अफर्मेटिव एक प्रकार का सेंटेंस है, इसके अंदर जो है ना वांट यू नेगेटिव, क्योंकि ये वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आपका वांट यू हो जाएगा। ऐसे ही एनीवन मेक मिस्टेक, एनीवन मेक मिस्टेक कांट दे, ये पॉजिटिव से फिर आपको अगेन नेगेटिव के अंदर आना था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही है हमारा। अगला है कि ही इज फाउंड ऑफ आर्ट एंड सीम। तो ये क्या है यहाँ पे, बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट है कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। किसी काम के लिए यूज किया जाने वाली वर्ब होती है कट आउट। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज टू ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, वी वर हैप्पी इन द बिगिनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल हैव क्रप्ड अप। एक्चुअली क्या है कि पहले हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन अब सारी की सारी मुसीबतें ऐसी लग रही है कि हमारे ऊपर ही आ पड़ी होगी। तो यही ठीक रहेगा, प्रपोजिशन टाइप का एक फ्रेजल वर्ब टाइप का जो है ना सेंटेंस है ये, जो एकदम से हमने कभी सोचा नहीं था वो एकदम से ऊपर आ जाना, उसी को ही आप लोग जो है ना क्रॉप्ड अप के नाम से जाना करते हैं। हैपन अनएक्सपेक्ट, जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीज़ ऊपर आ जाना। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, एक क्वेश्चन है आपसे के लिए अगेन, और इसमें क्या है कि नो वन नोज हाउ इट ऑल, कोई नहीं जानता है क्या कि कम अबाउट, मतलब आप सबको पता है, कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या चीज़ घट जाए। तो इसके लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो कम अबाउट रहेगा। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, आई हैव टू क्लियर अप द वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। ये वैसे हिंट दिए होते हैं इसके अंदर, तो फिनिश के लिए फ्रेजल वर्ब प्रॉपर क्लियर अप यूज किया जाता है। क्लियर अप या फिनिश एक ही जैसी चीज़ है आपके लिए। ही लीव्ड अ हैंड, तो नेक्स्ट आपको अच्छे से पता है, ये बहुत सिंपल है। हैंड टू माउथ लीव के लिए यूज़ करते हैं, तो हैंड टू माउथ तो जीने योग्य, ये बहुत ही प्रॉपर एक प्रकार का मुहावरा कह सकते हो ये, हैंड टू माउथ लीव। नेक्स्ट आपसे है एक कैपिटल लेटर के अंदर जो दिया हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा है कि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ कैरी ओवर द स्प्लिट मिल्क। एक मुहावरा है, आप जब कुछ काम हो जाए उसके बाद रोगे तो उसका क्या ही फ़ायदा, तो नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट, ठीक है ना। मतलब अब दूध बिखर ही गया तो अब क्या ही चिंता करना, है ना। तो टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन और कैन नॉट बी चेंज, इसको हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है, हो गया सो हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका जो एक मुहावरा अगेन आपसे पूछा है कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है ना, यौमन सर्विसेज। तो यौमन सर्विसेज जो होती है ना आपकी, इसका मतलब होता है एक्सलेंट सर्विसेज, बेस्ट, एक एक्सलेंट वर्क को ही कहते हो आप लोग ये। पार्ट बी से क्या क्वेश्चन है आपसे, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन अ प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, 1925 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में बी ऑप्शन सही रहेगा। फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में कौन सा इसमें से ठीक आ रहा है? तो 1874 में से बंगाल से अलग कर दिया गया था और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत जो है ना बना दिया गया था। 6 फरवरी 1874 को सिलहट को असम के अंदर मिला के मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य असम का मुख्य कमीशन जो है ना वो बनाया गया था। 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघ को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था कृषक संगम। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। 9 मई के दिन कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया? तो 9 मई के दिन कांग्रेस ने जो ना इथोपिया दिवस घोषित किया क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था और उनके साथ विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना जाता है। भारत में स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, इसकी स्थापना जो है ना वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी जो आयरलैंड की थी। 1910 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। और स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 में की थी। महिलाओं को एक साथ लाने के लिए, जागरूकता उगाने के लिए 1908 के अंदर जो है ना इन्होंने एक इकट्ठा काम किया था, एक महामंडल बनाया गया था। ठीक है, नहीं सॉरी माफ़ करना, एनी बेसेंट नहीं है, एनी बेसेंट ने तो भारत नहीं है, सरला देवी चौधरानी थी ये। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। एनी बेसेंट तो भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। नेक्स्ट आपका जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की जो है ना वो नहीं है? तो असहयोग आंदोलन की विशेषता, इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया था, तो ये नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से इसको स्टार्ट किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था? ये किया था पख्तून। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 1928 के अंदर किया गया था, कई बार पेपरों में आया हुआ है। पख्तून एक मासिक पत्रिका थी आपकी, ठीक है ना, पाश्तो भाषा में थी ये। 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? ये की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। ठीक है, इनमें से किन्हें एक ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा था? ये जाना पड़ा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। 1883 के अंदर इनको जेल जाना पड़ा था। ठीक है ना। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार माना गया है इसमें? तो ये कारण बेसिकली पहला तो ऑप्शन यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कारण है। क्या कि आर्थिक तौर पर ब्रिटिश सरकार जो हस्तक्षेप की नीति है वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में ये हस्तक्षेप की नीति शामिल थी, मतलब वैसे तो उनको कहा गया था कि आप इंटरफेयर मत करो, पर फिर भी ये करते थे। इसके अलावा क्या है कि यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंक और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को सौजन परिवार और जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व में किया गया था, तब देशीय निवेशियों की जानबूझकर उपेक्षा जो है ना की गई थी। तो तीनों ही ठीक है इसका हमारा। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुंगिक बैंक था 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना करने से संबंधित था? धोडो केशव कर्वे थे ये। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है हमारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रोकैया की नहीं है? तो ये मदर इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो मदर इंडिया है ना, एक कैथरीन मेयो की रचना है। एक विशेषता मुगल जो है ना इतिवर्तियों की नहीं है, मुगल करनिक्स के टाइम की जो है ना नहीं है इनमें से विशेषता। तो वो विशेषता इनमें से नहीं है क्या कि ये जो आपके जितने भी बायोग्राफिक्स ऑथर की थी ना या इतिवृत्तियाँ थी, ये लेखकों की जीवनी, संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई थी। ये डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, ओसीआई से संबंधित इसमें से कौन सा गलत? देखो ओवरसीज से संबंधित जो गलत है ना वो क्या है कि ओसीआई इज द पार विद एनआरआई इन ऑल मैटर्स। ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर नहीं होता एक्चुअली ये, तो यही गलत है। और ये नहीं सॉरी माफ़ करना, इनमें से कौन, हाँ सही नहीं है ना, हाँ ठीक है यही सही है आपका। इसके अलावा अगला जो सवाल आपका आता है वो कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार, वित्तीय और अन्य उपदानों, लाभ और सेवा से संबंधित 2016 की नहीं है? तो ये जो नहीं है ये है आपकी कौन सी कि केवल भारतीय नागरिक ही इस अधिनियम के नामांकन के अधिकार है। केवल भारतीय, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हकदार हैं, बाकी भी लोग इसके जो है ना हकदार रहते हैं।
बलात् आश्रम अथवा बेकार भारत में संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 23 में है। सिंपल है ये, बंधुआ मजदूरी ना करवाना हो। भारतीय संविधान सभा से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना इसमें से सही नहीं है? तो देखो, भारतीय संविधान से संबंधित है कि भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा निर्धारित की जानी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है ये पूछा तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है ना, ये नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं, मतलब इसके बारे में कोई संवैधानिक नहीं है, विधिक निकाय है एक प्रकार का ये, ठीक है ना। इसको आप लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडी कहते हो, स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हो। कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा क्या? बाजार में उत्पाद समजातीय होता है। प्रोडक्ट इज इन द मार्केट ऑफ होमोजीनियस। सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट। सोशल कॉस्ट होती है इकोनॉमिक कॉस्ट से हायर होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉस्ट बॉर्न बाय जो आपके बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं इज पॉजिटिव। जो बाय स्टैंडर्ड्स के द्वारा वहन की गई लागत हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। कोयले पर 100 रुपये प्रति टन का उपकर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? ये आता है कार्बन टैक्स के अंतर्गत आता है आपका। अगला है कि कोर इन्फ्लेशन यानी कि मूल मुद्रास्फीति जो है ना ये किससे अलग रहती है? ये रहती है आपकी किससे? कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है ये। और अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बुक चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक के ऑथर कौन है? ये है ए.के. सेन। ए.के. सेन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी को तैयार किया है 2016 के अंदर। ये पुराना है खैर सवाल, तो AICT ने किया है इसको, ठीक है ना। राष्ट्रपति थे उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी, अब तो खैर जिंदा ही नहीं है ये भी खैर काफ़ी पुराना सवाल है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना किस स्कीम के तहत 11 से 18 साल की उम्र की किशोरियों के लिए सर्वतोमुखी विकास, मतलब बराबर सबके लिए विकास करने के लिए राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है ठीक है 2010 के अंदर इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। लड़कियों को सर्वांगीण विकास के लिए स्कीम थी ये। पंचायत अनुसूची अधिनियम 1996 के जो प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिमान की अनुमति दी गई थी ग्राम सभा, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। WTO का सदस्य नहीं है इनमें से, ईरान नहीं है, ठीक है। और WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाकोंजी ओकांजो इवेला उसकी अध्यक्ष है। स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी स्टेबलाइज्ड, तो ये स्टेबलाइज जो है ना वो किया गया था कौन से सेक्टर के लिए स्टेबलाइज किया गया था? डी वाला ऑप्शन इसका ठीक है हमारा यहाँ पे। डी वाला ऑप्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर फार्मिंग सेक्टर तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस है और ट्रेडिंग है, तीनों ही ऑप्शन सही है। 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न काफ़ी पुराना सवाल है हालांकि ये, ठीक है ना, सारे ही है, इनको सबको ही दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसरो 2016 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि वो पेपर पुराना है ना इसके लिए। स्टार्टअप हब के बारे में पूछा है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आता है? स्टार्टअप हब से रिलेटेड जो ना IIT आती है आपकी, IISRs आते हैं आपके, ठीक है ना, और NITs आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आती है बस, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, इसके लिए इसके कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं, ठीक है ना। ये SC ST के लिए जो है ना कम से कम में SC ST के लिए एक लोन देना और कम से कम एक महिला ऋणी भी इसके अंदर शामिल करना था। इसके अलावा स्वर्ण के मामले में एक लेखाकरण अवधि के राजस्व को मान्यता दी गई, ये भी आपका 2016 से संबंधित सवाल था। और माइंड, ठीक है ना, खनन से संबंधित। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर मैच जो है ना किया जाता है? तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। प्रारंभिक खर्च किसका एक उदाहरण होता है? ये होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, यानी कि स्थगित राजस्व व्यय का। स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल रहता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हम इतने करते हैं, एक पार्ट इसका और बनाऊंगा, उसके अंदर बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। लिटिल बिट पिछले पेपर से थोड़ा सा टफ कह सकते हो आप लोग ये, बाकी पार्ट थोड़े इजी है, इंग्लिश इजी है, लेकिन जो अकाउंट्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है इसके अंदर।